दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय रावत। चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जहां पर उस राज्य में बैठे हुए सत्तारूढ़ लोगों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अपने अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो प्रस्तुत करते हो। लेकिन उस राज्य में उन अभिव्यक्ति जो अपनी राय प्रस्तुत कर रहे थे उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन पर कब गैंगस्टर एक्ट लग जाए, कब उन पर राजद्रोह लग जाए और उनको पता तक नहीं चले। उनको तब पता चले जब भैया वो जेल में चले जाएं। खैर, उस राज्य में ऐसा होता है कि जो उस राज्य में सबसे शीर्ष में बैठा हुआ जो सत्ताधीश है वो झूठ बोलता है अपनी प्रजा से, तमाम सरकारी आंकड़े झूठे प्रस्तुत करता है और अपना जो सोशल मीडिया है और अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तमाम अपने बखान करता है। और बखान भी इस तरीके से कि जनता को पता ही नहीं चलता है कि भाई ये हम जो अखबारों में ये खबर देख रहे हैं कि विज्ञापन देख रहे हैं। क्या ऐसे राज्य की आप कल्पना कर सकते हो कि जिनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है और जो इनसे सवाल पूछ सकता है, यानी कि जो चौथा स्तंभ है जो इनसे सवाल पूछ सकता है, उन्हें तो इन्होंने खरीद लिया है। उन्होंने विज्ञापन की मोटी मलाई देख के, उनको लालच दे के उनको खरीद लिया है। और जो इनसे सवाल पूछ सकते थे बाकी जो बचे हुए मीडिया हैं, जो बाकी जितने क्रांतिकारी लोग हैं या फिर विपक्ष हैं, अगर सवाल पूछता है तो उन पर राजद्रोह, उन पर गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं लगाई जाती है, बल्कि षड्यंत्र करके, साजिश करके उनको फंसाया जाता है। और उस राज्य में डर का ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसी फैंटेसी क्रिएट की जाती है कि जो वहां के आम लोग हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलना भी चाहें तो उनके मन में एक डर बैठा रहता है कि अगर आज वो अपने सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करते हैं या उनके बारे में कोई स्टेटस डालते हैं तो हो सकता है उनकी अगली सुबह जेल में हो। उस राज्य में डर का एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि उस राज्य में लोग मुहावरे देने लगे कि भाई तेरे पे गैंगस्टर लगा देगी सरकार, क्यों सरकार के बारे में बोलता है, तेरे पर राजद्रोह लगा देगी। इस प्रकार का माहौल उस राज्य में उत्पन्न हो गया हो। मैंने जिस काल्पनिक राज्य के बारे में आपको बताया है, अगर उसकी आपको वास्तविकता महसूस करनी हो तो उत्तराखंड में आपका स्वागत है, जहां पर बिना राजा के ही आप पर राजद्रोह लग जाएगा। ये वो राज्य है दोस्तों जहां पर सरकार को अपनी वाहवाही करवाने के लिए पेड मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। पेड मीडिया पर अपनी वाहवाही करवाती है और लोगों को यही नहीं पता चलता है कि भाई ये पेड मीडिया है कि विज्ञापन है कि क्या है। ये ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन यहां पर सरकार रोजगार वर्ष मना रही है। जहां पर रोजगार देने के सिलसिले में अगर हम देखें तो यह राज्य सबसे रोस्ट राज्यों में आता है और वहां पर सरकार रोजगार देने का दावा कर रही है। इस राज्य में हम रह रहे हैं जहां पर सबसे नापसंद सीएम को भी नंबर 1 सीएम का अवार्ड दिया जा रहा है। इस राज्य में हम रह रहे हैं जहां पर पलायन आयोग बनाया जाता है, क्योंकि सबसे जो समस्या है उत्तराखंड की वो पलायन है और वो कुछ समय बाद खुद पहाड़ों से चल के नीचे पलायन हो जाता है। ऐसा राज्य जिसको जैव विविधताओं की दृष्टि से बहुत अच्छा राज्य माना जाता है, जहां पर कहते हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अपार हमारे पास रॉ मटेरियल है, अपार हमारे पास वन संपदा है। और उस राज्य को 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ के कर्ज तले दबा दिया जाता है, जहां पर सरकार कहती है कि उन्होंने 85% घोषणाएं अपनी पूरी की हैं। और उस राज्य के अगर गांव में जाएं तो उसकी दुर्दशा अगर देखें तो वहां पर रोड नहीं है, वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अगर प्राथमिक विद्यालय एक आधे गांव में है भी तो वहां पर टीचर नहीं है, वहां पर उनको पीने लायक पानी नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है। और उस राज्य की सरकार कहती है कि उन्होंने अब तक 85% घोषणाएं पूरी कर दी। जिस राज्य में 100 दिन में लोकायुक्त लाने का वादा जिस पार्टी ने किया था और उसके बाद जब वो सत्ता में आई, आज 1300 दिन होने के बाद भी वो वादा का वादा ही है, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। ये स्थिति मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पीड़ा है उत्तराखंड की, ये मुद्दे हैं उत्तराखंड के। और जिन जिन लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं उन लोगों पर राजद्रोह, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं लगी हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार को चाहे आप ले लो, जो इतना समाज सेवा करते हैं, उसके बाद भी वो राजद्रोह जैसी धाराएं झेल रहे हैं। उसके बाद आप क्राइम पेट्रोल के संपादक शर्मा जी को ले लीजिए, जो तमाम अपनी खबरों के माध्यम से लगातार सरकार के खिलाफ लिखते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं। उनके साथ भी सेम चीजें होती हैं। शाम के 4 बजे एफआईआर होती है और 11 बजे पुलिस उठाकर ले जा लेती है।
साजिश करके फंसा दिया जाता है। चाहे आप प्रवचन के संपादक शिव प्रसाद सेमवाल को ले लीजिए, तमाम तरीके की साजिश कराई जाती है। उसके बाद एक माहौल तैयार किया जाता है, उसके बाद उन्हें फंसाया जाता है साजिशन। और ये मैं कुछ ही नाम ले रहा हूँ ऐसे पत्रकारों के, जबकि ऐसे तमाम पत्रकार उत्तराखंड में भरे पड़े हैं जो इस सरकार की इस राजशाही तरीके से या तो वो दबकर बैठ गए हैं, चुप हो गए हैं, या फिर उन्होंने अपना धंधा ही चेंज कर लिया है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक किया, उनके भ्रष्टाचारों को जनता के सामने लेके आया। इसलिए उन्हें ये सब धाराएं, ये सब जो कानून हैं, राजद्रोह जैसी बड़ी बड़ी धाराएं झेलनी पड़ रही है। ये बातें आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसके बाद क्या होता है जब उन पर राजद्रोह और गैंगस्टर जैसी धाराएं लग जाती हैं। उसके बाद क्या आपने सोचा है कि जो लोग आपके जन मुद्दे उठा रहे हैं, जो आपको सच बता रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है? उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं राजेश शर्मा का आपको एग्जांपल दूंगा। उनको सीजीएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट, उनको हवालात में मारा गया, पीटा गया। उसके बाद हाई कोर्ट से उनकी जमानत हुई। वो जो उनका मानसिक दर्द था, वो जो उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ा 2-3 महीने, वो पीड़ा, वो समय कैसे भरा जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और लास्ट में हाई कोर्ट पे जब ये मामला जाता है तो हाई कोर्ट बल्कि फटकार लगाती, जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और अगर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं तो अभी मैं आपको उमेश कुमार का एग्जांपल देता हूं कि उमेश कुमार पर भी राजद्रोह और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं लगी थी। और जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने जो ये धाराएं लगाई हैं उसका आधार क्या है लगाने का, और सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल आप राजेश शर्मा का ले लीजिए। उन पर भी राजद्रोह और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं लगी थी। तो उनसे कोर्ट कहती है कि वाई द स्टेट इन सच ए हेस्ट, it is cruel hand of the state which is running over, many questions would perhaps also required answer in the bail। सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि 4 बजे उन पर एफआईआर होती है और 11 बजे उनको पुलिस द्वारा उठा दिया जाता है। और उठाया भी ऐसा जाता है जैसे कि वो बहुत बड़े कोई अपराधी होंगे, बल्कि विदाउट यूनिफॉर्म कोई पुलिस वाला आता है, उन्हें घर से घसीट कर ले आया जाता है। ये स्थिति लगभग हर किसी के साथ है। बार बार पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर करती है, एक साजिशन उन्हें फंसाया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट फटकार मारता है सरकार को। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वो कितने टाइम जेल रहे, हाई कोर्ट ने फटकार कैसे मारी, क्योंकि कैसा ये षड्यंत्र था। सवाल आज का ये है कि वो लोग जो जेल गए वो आम जनता की आवाज़ उठा रहे थे, आम जनताओं को इन भ्रष्ट नेताओं के बारे में बता रहे थे, इनकी नीतियों के बारे में बता रहे थे। लेकिन इस बीच जो उनको उत्पीड़ना झेलनी पड़ी, वो मानसिक उत्पीड़ना, वो फाइनेंशियल जो उत्पीड़न है वो झेलना पड़ा, इसकी भरपाई आखिर कैसे हो? और तब जब ये सजा उनको सच बोलने की मिली हो। ये प्रताड़ना तो गांधी जी ने भी झेली है 1922 में, जब उन्होंने यंग इंडिया के लिए एक आर्टिकल लिखा था और उन्हें लिबर्टी ऑफ सिटीजन वायलेंस का हवाला देते हुए उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया था। यह प्रताड़ना बाल गंगाधर तिलक ने भी झेली है 1897 में, जब उन्होंने एक अखबार में शिवाजी महाराज के प्रति एक आर्टिकल लिखा था और जो वहाँ की सत्ता थी उन्होंने इसे अटैक ऑफ कॉलोनियल का नाम दिया था और राजद्रोह की उन पर धाराएं लगाई थी और 6 साल की बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। इसके साथ साथ तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको राजद्रोह जैसे जो ये कानून है उसका सामना करना पड़ा था। इसमें भगत सिंह का नाम है, इस पर लाला लाजपत राय का नाम है, इसमें जो अरविंद घोष है उसका नाम है। लेकिन उन सब के इसके एक मायने थे, वो अंग्रेजों की गुलामी के नीचे दबे हुए थे, इससे आज़ादी पाना चाहते थे, इसलिए उन पर जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह लगा दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकार जिसे हम आम पब्लिक, आप, मैं और हम सब मिलकर चुनते हैं और उन्हीं के नीतियों के खिलाफ जब हम बोलते हैं, जब उनकी नीति हमें पसंद नहीं आती है, जब वो भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो ऐसे में भी उन लोगों पर राजद्रोह और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं लग जाती हैं। तो ये सोचने का विषय है और ये सोचने का विषय है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, आखिर इस आज़ादी के फिर क्या मायने रहेंगे। दोस्तों, सोचिए, विचारिए और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाइए जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपकी हकूकों की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, जो
इस आज़ादी के मायने को बचाने के लिए लड़ते हैं। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है, क्योंकि आज नहीं तो कल इस वास्तविकता से सामना आपका भी होना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट भी भेजिए, अपने मुद्दे भेजिए, ताकि उन मुद्दों का हम एनालिसिस कर सकें और आपको बता सकें कि वास्तविक स्थिति इस समय क्या है। तो देखते रहिए प्रवचन और बने रहिए आप हमारे साथ। आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक लाते रहेंगे।